Morning students, I am Arvinder Singh Maan, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Today we will take on chapter number 4, Organization of Data. Class 11th Commerce, Statistics for Economics. Now the first topic is classification of data. Now what is classification of data? The raw data collected by the investigators need to be organized in the first order to conclude the statistical study. रॉ डाटा जो है वो इन्वेस्टिगेटर निकालते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए, स्टडी के लिए, तो इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच अ फॉर्म दैट द कंपैरिजन ऑफ द मास सिमिलर डाटा may be facilitated and further analyze may be possible. Organization of data refers to the arrangement of a figure in such a way, मतलब हम सारे के सारे डेटास को इस तरह से जमाएंगे. हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हम इस तरह से जमाएंगे कि उसे कंपेयर करना और स्टडी करना आसान हो. दिस इज व्हाट द क्लास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. Now objective of classification: to present the information in simple form. The main objective of the classification is to eliminate the unnecessary information and present the complex data in the simple and logical form. हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, ताकि वो लॉजिकल लगे, अंडरस्टैंडेबल लगे. टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. If the data are unorganized and haphazard, comparison of data will be difficult, and classification solves this problem and enables the investigator to draw interference clearly from the grouped data. Now हम जो डेटास को इस तरह से स्टैटिक्स में जमाएंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके और हम उसे ग्रुपिज्म कर सकें और सही तरीके से जमा सकें और दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर कर सकें और इंटा कंपैरिजन कर सकें. साइंटिफिकली अरेंजमेंट. क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा साइंटिफिकली. इट फर्दर मेक्स द डाटा मोर रिलायबल एंड लॉजिकल. इट इज डन बाय द grouping the data set into the homogeneous group according to the certain similarities and dissimilarities. Classification facilitates presentation of data. हम ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है कि वो रिलायबल हो, उसके ऊपर भरोसा किया जा सके, उसको ग्रुपिंग सही ढंग से किया जा सके. होमोजेनियस ग्रुपिंग मीन्स एक जैसा चीज को एक जगह रखना. टू प्रोवाइड बेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. विद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बिकम्स कन्वीनियंट. द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट्स. अब आसान हो जाता है क्लासिफिकेशन से, प्रेजेंटेशन आसान हो जाता है, जैसे टेबल, ग्राफ, डायग्राम, तो इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इजी. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन. कंपैरिजन ऑफ डेटा. कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ डेटा. द रॉ डेटा शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव दैट एवरी आइटम शुड बी स्टडीड एंड क्लासिफाइड इनटू क्लास. कॉम्प्रिहेंसिव डेटाज होने चाहिए ताकि उसको हम क्लासिफाइड कर सकें. क्लियर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन शुड बी डन इन सच अ वे दैट मीनिंगफुल होना चाहिए क्लासिफिकेशन. अब पता लग रहा है कि मीनिंगफुल नहीं है तो फिर रिजल्ट भी नहीं आएगा, कंक्लूजन भी नहीं आएगा, करेक्ट नहीं होगा. फ्लेक्सिबिलिटी. क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड शुड बी एबल टू अडॉप्ट to new conditions to the given inquiry. हमारा क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि we should adopt to the new conditions. किसी भी कंडीशंस को हम अडॉप्ट कर सकें और हम कंक्लूजन्स को एडजस्ट कर सकें. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. द क्लासिफिकेशन शुड बी डन प्रॉपरली सो द रिजल्ट्स बिकम एक्यूरेट. अगर रिजल्ट अच्छे चाहिए तो क्लासिफिकेशन भी अच्छा चाहिए. सुटेबल टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंक्वायरी. The basics selected for the classification should be in accordance with the objectives of the statistical study. The basis selected for the classification should be in accordance with the objectives of statistical study. Its basics selection for the classification do not match the requirement
and the entire exercise of investigation will be meaningless. कहने का मतलब है the basis selected classification should be in accordance with the objectives of the statistical study. हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए. अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स अगर करेक्ट नहीं हैं तो फिर हमारी स्टैटिस्टिकल स्टडी जो है वो सही नहीं होगी और वो मैच भी नहीं करेगी. होमोजेनिटी ऑफ द डेटा क्लासिफाइड इन अ वन ग्रुप क्लास शुड बी होमोजेनियस. नाउ डेटा क्लासिफाइड इन द वन ग्रुप और क्लास शुड बी होमोजेनियस. एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखना होगा, अलग अलग ग्रुप बनाना होगा, नई अलग अलग क्लासेस में डिफाइन करना होगा ताकि वो हिट्रोजेनस नहीं लगे, होमोजेनस लगे. नाउ मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ स्टैटिस्टिकल डाटा आर क्लासिफाइड विद द रेफरेंस टू द टाइम के हिसाब से, ईयर, मंथ. जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. एरिया के हिसाब से, जैसे द एरिया और अ प्लेस और अ स्टेट और अ डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़. जैसे यहाँ एक टेबल दी हुई है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट्स. तो एरिया के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन है. नाउ द अनदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी क्वांटिटेटिव. द स्टैटिस्टिकल डाटाज आर अरेंज्ड in such a way that it is numerically expressed. Height, weight, profit, income numerically expressed, उसको मेजर किया जा सके. जैसे अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज हैं और यहाँ पे प्रॉफिट जो है 150 to 160, तो यहाँ पे न्यूमेरिकली अरेंज्ड, न्यूमेरिकली मेजर्ड किया जा सकता है, प्रॉफिट को मेजर किया जा सकता है. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटीज़ के हिसाब से, एट्रीब्यूट के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है. जैसे एम्प्लॉयमेंट है, लिटरेसी, ऑनेस्टी एंड कलर है. नाउ एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल सीरीज. नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? द सिस्टम इन विच द डेटाज आर प्रेजेंटेड in a proper order and it gives the logical result, arranged in a proper order and gives the logical result. That is what the arrangement in a statistical series. अब statistical series भी जो important terms हैं वो हैं variables हैं. Variables represent the quantitative characters, variables which is capable of being measured. That is variable from time to time, one individual to the another individual. That with the statics, in statics the answer comes in variables. That is what the X is. Weight, age, income, profit and sale, they are variables. अब वो discrete भी हो सकता है, continuous भी हो सकता है. Discrete मतलब खंडित, 10, 20, 30, 40 अलग अलग. Continuous मतलब लगातार, 0 to 10, 10 to 20, 20 30. अब एट्रीब्यूट्स क्या? एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, जैसा कि अभी बताया था, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी. पॉपुलेशन, इन स्टैटिक्स द डेटाज ऑन अ सिंगल वेरिएबल, अ सेट ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूट द पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी. अब पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर हमारी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है. अब सीरीज जो होती है वो 3 प्रकार की होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. नाउ इंडिविजुअल सीरीज व्हेन द वैल्यूज ऑफ द यूनिट्स आर एक्सप्रेस सेपरेटली. अलग अलग ये वैल्यूज, अलग अलग यूनिट की अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं हम. इट इज अ लॉन्ग लिस्ट फॉर एवरी इंडिविजुअल आइटम्स. इट इज केप्ट सेपरेटली. There is no frequency at all. It can be done either in ascending order or a descending order. जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं 10, 20, 15, 25 और 5 ascending order में दिया हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5. Now discrete series, when the values of the unit are arranged in the group
is known as exactly measurable. In this, the series all values variables are divided into certain groups. The series various values of the variables represent along with the corresponding frequencies. जो values हैं वो corresponding frequencies हैं, उसके अगेंस्ट में डिस्क्रीट सीरीज जो होती है वो खंडित वैल्यूज होती हैं, अलग अलग दी जाती हैं. लेकिन इसके अंदर जैसे 10 को है, अब यहाँ पर 10 2 बार आया तो हम 10 2 बार नहीं लिखने की जरूरत है, हम 10 को एक ही बार लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी 2 लिखेंगे, तो ये अपने आप में डिस्क्रीट सीरीज हो गई. अगर 10 2 बार लिखेंगे तो वो इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी. अब यहाँ पर 30 है 4 बार आया है तो हमें 30 को 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है. अगर 30 को हम 4 बार लिखें तो वो इंडिविजुअल सीरीज हो जाएगी. तो 30 के सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, इसलिए वो डिस्क्रीट है. Continuous series, that is a class interval series, when the values of the unit are arranged in a group, not exactly measurable. बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरेबल नहीं है, तो ये लगातार सीरीज भी है, एक लिमिट से दूसरी लिमिट पर ख़त्म होती है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 to 40. नाउ फ्रीक्वेंसी उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग क्लास के सामने जो एक मूल्य एक वैल्यू होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. क्लास इंटरवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है, जैसे 20 से 30, 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है. क्लास साइज इसका जो डिफरेंस है वो क्लास साइज होता है, जैसे 10, 30 में से 20 गए तो 10. और मिड वैल्यू जो होता है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसकी मिड वैल्यू होती है. थैंक यू स्टूडेंट्स.